यो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस अमेजिंग से सेशन में। जितने भी लोग यहां पर नए हैं आप लोगों को बता देता हूं, हम लोग टैक्सेशन की सीए इंटरमीडिएट के लिए रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। इस रिवीजन सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग यहां पर आप लोगों को फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। और यहां पर रिवीजन सीरीज से रिवीजन करने के बाद आपको सेल्फ स्टडी बुक और स्कैनर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये सेल्फ स्टडी बुक और स्कैनर आपको कहां से मिलेंगी, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। ये हम लोगों का इनकम टैक्स का पूरा शेड्यूल है, इसको आप लोग देख सकते हो। और ये हमारा जीएसटी का शेड्यूल है, इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। शेड्यूल के मुताबिक आज जो चैप्टर हम लोगों को स्टार्ट करना है वो चैप्टर हमारा होने वाला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरी तो कल कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कशन अपना करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या है? स्कैनर इज बेसिकली पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। तो आरटीपीज, एमटीपीज और पीवाईक्यूज का पिछले 20 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज, एमटीपीज और पीवाईक्यूज का जो कंपाइलेशन है वो आपका स्कैनर हो जाता है। एंड हम लोगों के पास यहां पर आ जाती है सेल्फ स्टडी बुक। तो हम लोग सेल्फ स्टडी बुक से अपना रिवीजन करेंगे। और मैंने आप लोगों के लिए मैंने एक माइंड मैप भी बनाकर रखा हुआ है। तो ये आप लोग माइंड मैप यहां पर देख सकते हो, जिसमें पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने कंसोलिडेट कर दिया है। एंड इस वाले माइंड मैप से भी हम लोग अपना रिवीजन करते रहेंगे। ये माइंड मैप आपको कहां पर मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फ्री कोर्स का एक लिंक मिलेगा, वहां से आप माइंड मैप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इनकम टैक्स की बुक्स और सेल्स वो स्कैनर वगैरह आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में है। बाय द वे, अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप ही करा दो, तो हम लोगों का एग्जाम ओरिएंटेड बैच चल रहा है। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वहां पर एमसीक्यूज वगैरह भी हैं। तो वहां पर पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है। ये तीनों की तीनों बुक्स भी आपको मिलेंगे, सो यू वोंट हैव टू ऑर्डर एनीथिंग एक्स्ट्रा। अगर आप लोगों ने एग्जाम ओरिएंटेड बैच दिया तो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू उसी एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ही। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड बैच के 10 लेक्चर्स डेमो के तौर पर आप लोगों के लिए इसी YouTube चैनल पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फास्ट ट्रैक के डेमो लेक्चर्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और फास्ट ट्रैक परचेज करने का आपको लिंक भी मिल जाएगा। बाकी आप मेरी वेबसाइट kumarnishant.com पर जब जाओगे तो उसको एक्सप्लोर करोगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपके फायदे के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डिस्कशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है। ये कहता है कि अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब इफ यू ओन अ हाउस प्रॉपर्टी, आप उसके लीगल ओनर हो, तो आप अगर उसको किराए पर देते हो और उस हाउस प्रॉपर्टी से आपको जो भी किराया आता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। देखो, अगर आपके पास खुद का कोई मकान नहीं है, अगर सपोज आपने खुद मकान किराए पर लिया हुआ है और अब आप इस किराए वाले मकान को आगे किराए पर दे रहे हो, तो जो भी किराए वाली इनकम आती है वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन अगर आपके पास खुद का मकान है और आप इस मकान को किराए पर देते हो, तो जो भी इनकम आती है वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहीं पर बात की हुई है कि इफ यू हैव अ हाउस प्रॉपर्टी एंड यू गिव इट ऑन रेंट, द रेंटल इनकम इज टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर सेक्शन नंबर 22 होता है, चार्जिंग सेक्शन, जो बताता है कि दो चीजों का होना कंपलसरी होता है। एक तो आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, एक तो एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरा यू शुड बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी के आपको किराएदार, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस हाउस प्रॉपर्टी के खुद किराएदार हो। ठीक है, देखो अब हम लोग एक सिंपल सी बात करते हैं। दो टाइप की हाउस प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं। ठीक है, दो टाइप की हाउस प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो होती है लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी हुई होती है, और दूसरी होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब कि वो आपके पास प्रॉपर्टी है और आप उसमें स्वयं रह रहे हो। ठीक है, आप उसमें खुद रह रहे हो। तो देखो, जो भी लेट आउट प्रॉपर्टी होगी उससे, लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, आपने प्रॉपर्टी को किराए पर दिया हुआ है तो उससे कुछ ना कुछ तो किराया आएगा। जो भी किराया आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट है तब तो दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है, तब तो दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल। लेकिन अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब मेरे पास एक मकान है और उसमें मैं खुद रह रहा हूं, तो क्या मैं खुद से किराया लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी जो वैल्यू आती है, उसकी जो एनुअल वैल्यू आती है, ठीक है, मकान से जो भी आपको रेंटल इनकम मिलती है साल भर में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे, बट इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और हर मकान के लिए आपको म्युनिसिपल टैक्सेस कुछ पे करने होते हैं। आपको कोई हाउस टैक्स पे करना होता है, वाटर टैक्स पे करना होता है, सीवरेज टैक्स पे करना होता है। म्युनिसिपैलिटी को आप कुछ टैक्सेस पे करते हो। ठीक है, तो जो भी आपकी लेटिंग आउट वैल्यू होती है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं,
सपोज मेरे पास एक मकान है और मैंने उसको 30,000 रुपीज पर मंथ पर किराए पर दिया। अब 30,000 रुपीज अगर मुझे हर महीने किराया आ रहा है तो 30,000 इंटू 12 कितना हो गया? 3,60,000 रुपीज। तो ये जो 3,60,000 रुपीज है इसको मैं बोलूंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और सपोज मैं इसमें से 10,000 रुपीज का म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर रहा हूं, ठीक है, मैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर रहा हूं, तो 10,000 रुपीज इसमें से माइनस हो जाएगा और मेरी जो नेट एनुअल वैल्यू आएगी वो आएगी 3,50,000 रुपीज। अब ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है इसको निकालने का कुछ और तरीका भी होता है, लेकिन सर अभी तो आपने बताया कि जितनी भी रेंटल इनकम आपको मिलती है उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं, उसको तो कहते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ और भी चीजें इसमें होती हैं जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। डन। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो गई? बेसिकली एक तरह से जितनी भी रेंटल इनकम आपको मिल रही है उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोल देते हैं, और उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस जितने भी आप पे करते हो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस जितने भी आप पे करते हो, तो ये आपके पास आती है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से दो डिडक्शंस आपको और मिलते हैं, एक तो फ्लैट 30% का रिडक्शन मिलता है। तो नेट एनुअल वैल्यू आई आपके पास कितनी? 3,50,000 रुपीज की आई, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू आई आपके पास 3,50,000 रुपीज की। तो 3,50,000 रुपीज का 3,50,000 रुपीज का 30% कितना होता है? 3,50,000 रुपीज का 30% हमारे पास आ जाता है ये 1,05,000 रुपीज, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई 3,50,000 रुपीज। 3,50,000 रुपीज में से 1,05,000 रुपीज तो यहां पर चला गया, तो 3,50,000 रुपीज में से 1,05,000 रुपीज तो यहां पर चला गया, ये बचा। और इसमें से अगर आपने इस हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए या फिर इसके रिन्यूअल के लिए या फिर इसके रिपेयर के लिए कोई लोन लिया था, उस लोन पर जो भी आप इंटरेस्ट वगैरह पे करोगे तो उस इंटरेस्ट का भी आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाता है। आई रिपीट, अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए, रिपेयर्स के लिए या फिर रिन्यूअल्स के लिए आपने कोई लोन लिया था, तो इस लोन पर जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो उस इंटरेस्ट का भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो अगर मैं मान के चलूं कि सपोज साल भर में 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया था, तो 20,000 रुपीज और माइनस हो जाता है, और ये जो आपके पास वैल्यू बचती है 2,25,000 रुपीज, इसी को बोला जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी को बोला जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इट्स वेरी सिंपल। आप यहां पर देखो क्या हुआ हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? जितनी भी आपको रेंटल इनकम मिली, ठीक है, उसमें से हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस को पे कर दिया। म्यूनिसिपल टैक्सेस को पे करने के बाद, चलो हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या एग्जांपल लिया था कि हमारे पास सपोज 3,50,000 रुपीज की 3,60,000 रुपीज की ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई, क्योंकि 30,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें से 10,000 रुपीज के म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए, तो ये आ गया 3,50,000 रुपीज। 3,50,000 रुपीज में से हम दो डिडक्शंस माइनस करेंगे। एक तो होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट सेक्शन 30, ये आपको मिलता है सेक्शन 24A के अंदर, और ये हम लोगों ने कितना कहा? ये हम लोगों ने कहा 1,05,000 रुपए का, ठीक है। और फिर सेक्शन 24B के अंदर आपको एक और डिडक्शन मिलता है जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये लोन आपने किन पर्पसेस के लिए लिया हुआ होना चाहिए? या तो परचेज के लिए, या तो कंस्ट्रक्शन के लिए, या तो रिपेयर्स के लिए, या तो रिन्यूअल्स के लिए। और इस लोन पर सपोज आपने इंटरेस्ट 20,000 रुपीज का पे किया, तो 20,000 रुपीज यहां पर भी माइनस हो जाएगा, और ये टोटल कितना माइनस हुआ? ये टोटल माइनस हो जाएगा 1,25,000 रुपीज। 125 माइनस करने के बाद 3,50,000 रुपीज में से 125 अगर माइनस करते हैं तो 2,25,000 रुपीज हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। 2,25,000 रुपीज हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है। इस तरह से बेसिकली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये तो तब होगा अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दिया हुआ है। अगर मैंने मान लो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं दिया हुआ है, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी, मैं उसमें खुद रह रहा हूं, तो क्या मेरे पास कोई किराया आएगा? नहीं, मेरे पास कोई किराया नहीं आएगा। तो ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ये हो जाएगी जीरो, ये हो जाएगी जीरो। अब जो मैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करूंगा, क्या मैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करूंगा? ऑफ कोर्स मैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करूंगा, लेकिन उन म्यूनिसिपल टैक्सेस का मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पर कोई डिडक्शन मुझे नहीं मिलता, तो नेट एनुअल वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है? नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है मेरी जीरो, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू आ गई जीरो। अब नेट एनुअल वैल्यू जीरो आने से क्या हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ये भी तो जीरो आएगा, बिकॉज 30% ऑफ जीरो इज व्हाट? जीरो। 30% ऑफ जीरो इज व्हाट? जीरो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो मुझे अभी भी देना पड़ेगा। क्या मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा? यस। ओल्ड स्कीम में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है इवन इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है इवन इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो यहां पर 20,000 रुपीज का आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो जीरो में से 20,000 रुपीज जब माइनस करते हैं तो आपका 20,000 रुपीज का लॉस आ जाता है।
ठीक है, आपका 20,000 रुपीज का लॉस आ जाता है। अब इस लॉस का फायदा क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई और हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें प्रॉफिट है, तो आप इस लॉस को उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हो, तो आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, मान लो किसी और हाउस प्रॉपर्टी से आपका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इस वाली हाउस प्रॉपर्टी से आपका 20,000 रुपीज का लॉस है, तो 2 लाख रुपीज में से 20,000 रुपीज माइनस किया तो 1,80,000 रुपीज ही आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो ये फायदा यहां पर हो जाता है। मतलब अगर मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और मैं उसमें खुद रह रहा हूं, तो मेरी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आती है? नेट एनुअल वैल्यू नील आती है, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड का आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलता है। नाउ कम बैक टू दिस। हम लोग बात कर रहे थे 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो होती है लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी हमेशा ही टैक्सेबल होगी, और दूसरी होती है हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हम लोगों को ये देखना होता है कि हम इसको अपने घर पे रहने के लिए यूज कर रहे हैं या हम इसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते समय हमें इस प्रॉपर्टी को इग्नोर करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें बिजनेस कर रहा हूं तब तो ये मेरे पीजीबीपी में चली जाएगी, बैलेंस शीट में एज अ फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड की जाएगी, जिस पर हम लोगों को डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, जिस पर हम लोगों को डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो अगर मेरे पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करते समय मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल बी कंसिडर्ड इन द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन अगर मेरे पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसको मैं अपने घर पे रहने के लिए यूज कर रहा हूं, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर नेट एनुअल वैल्यू 0 मान ली जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आपको डिडक्शन मिलेगा ओल्ड स्कीम में, न्यू स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, जिससे एंड रिजल्ट क्या होगा? आपके पास लॉस आ जाएगा। इससे आपको फायदा क्या होगा कि अगर किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप इस लॉस को उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में थोड़ा सा सेट ऑफ कर सकते हो, तो आपका रिड्यूस्ड प्रॉफिट आएगा, जिस पर आपको रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ टैक्स देना होगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसे में तो बड़ा आसान है कि कई सारी मैं अपने पास दिखा सकता हूं कि मेरे पास 4-4, 5-5 प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है और चारों 5 प्रॉपर्टीज मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी को मैंने दिखा दिया कि ये प्रॉपर्टी लेट आउट है। ऐसा मैं कर सकता हूं ना कि मेरे पास सपोज 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज में से मैंने कहा कि 4 प्रॉपर्टीज तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैंने दिखाई नहीं, वहां पर लोग रह रहे हैं किराए पर। मैंने उनसे कह दिया अरे यार डिपार्टमेंट वाले आएंगे तो तू बता दियो ना, तू मेरा भाई है, तू मेरा चाचा है, तू मेरा अंकल है, तू मेरा ताऊ है, कुछ भी बता दियो। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज को मैंने कहा कि ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से हुआ क्या? नेट एनुअल वैल्यू नील आ गई, इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन लेकर पूरा लॉस आ गया। और एक प्रॉपर्टी को मैंने कहा कि ये प्रॉफिटेबल है, और उसमें जितना भी प्रॉफिट आया उसके अगेंस्ट में मैंने इन चारों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के लॉस को सेट ऑफ कर दिया और अपनी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस कर दी। ठीक है, अपनी टैक्सेबल इनकम मैंने रिड्यूस कर दी। तो ये एक बड़ा झोल किया जा सकता था। तो लॉ मेकर्स ने कहा कि नहीं, अगर आपके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं तब तो एग्जेम्प्ट मतलब तब तो हम लोग इनकी नेट एनुअल वैल्यू को नील मान सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप कौन सी 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड करार करना चाहते हो। मतलब आप सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को बोलो कि हाँ ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसपे हम लोग आपकी नेट एनुअल वैल्यू नील करेंगे। बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम लोग मान लेंगे कि वो लेट आउट है, और उसके हिसाब से उसकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी, जिस पर आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को तो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, मतलब उनकी नेट एनुअल वैल्यू नील ले ली जाएगी। लेकिन जो बची हुई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होंगी उनको डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा, और डीम्ड लेट आउट मानकर उनकी इनकम को कंप्यूट कर लिया जाएगा। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको यहां तक अभी समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकाली जाती है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड को माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू आती है। नेट एनुअल वैल्यू में से सेक्शन 24 के 2 डिडक्शंस मिलते हैं। 24A का रिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू, एंड 24B का रिडक्शन मिलता है विच इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने लोन प्रॉपर्टी के परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रिन्यूअल के लिए लिया होता है तो आपको उसका रिडक्शन मिल जाता है। इन दोनों डिडक्शंस को माइनस करने के बाद हमारे पास आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है। जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हो, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हो तो जितने भी किराए की इनकम आपके हाथ में आती है उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहा जाता है। अब यहां पर भी लोगों ने छेड़खानी करनी शुरू की और यहां पर लोगों ने अपने टेनेंट्स के साथ एक ऐसा अग्रीमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई वैसे तो देख रेंट 30,000 रुपए है, लेकिन तू बैंक में ना मुझे सिर्फ 20,000 रुपए दे, 10,000 रुपए तू कैश में दे दे मुझे। ठीक है,
तो अगर ऐसा कर दिया तो साल भर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? बैंक में 20,000 है, मैं दिखाऊंगा कि अरे सिर्फ 20,000 रुपीज का ही तो रेंट मिल रहा है मुझे, तो 20,000 इंटू 12 कितना आ जाता है? 2,40,000 रुपए। तो इंस्टेड ऑफ द रेंट ऑफ 3,60,000 रुपीज जो मुझे एक्चुअली मिल रहा है, मैं क्या दिखाऊंगा? मैं दिखाऊंगा कि मुझे रेंट मिल रहा है 2,40,000 रुपीज का। तो क्योंकि लोगों ने ये सारी गड़बड़ियां करनी शुरू कर दी थी, तो इसलिए लॉन मेकर्स ने कहा कि नहीं यार ऐसा तो नहीं चल पाएगा, हम लोगों को ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का भी कोई एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा, कोई एक तरीका बताना पड़ेगा। तो लॉ ने कहा कि चलो एक तरीका निकालते हैं। लॉ ने कहा कि चलो एक तरीका निकालते हैं। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए यू कैलकुलेट द म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? आपकी प्रॉपर्टी की जो भी म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड्स में वैल्यू होती है उसी को म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। देन लॉ कहता है कि यू टेक द फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। सर फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगा? आप देखो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज आपके एरिया के आसपास कितने रेंट पर मिल रही हैं, ठीक है, कितने रेंट पर दी जा रही है, तो इनको कहा जाता है फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो भी ज्यादा होता है उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं, उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं। हायर ऑफ 1 एंड 2 को हम लोगों ने यहां पर लिखा। फिर लॉ कहता है कि इसको कंपेयर करो विद द स्टैंडर्ड रेंट। हमने लॉ से पूछा कि सर स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, तो लॉ मेकर्स ने कहा कि स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है कि कोई भी ओनर इससे ज्यादा रेंट अपने टेनेंट से नहीं ले सकता। दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो और इन दोनों में से जो भी सबसे कम आएगा, इन दोनों में से जो भी कम आएगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? उसको हम लोग कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। हम लोग उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। और उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट को तुम कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट को तुम कंपेयर करोगे विद द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, और फिर इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आ जाएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये फॉर्मूला सरकार ने बताया। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर, देन म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर, तो वो एक्सपेक्टेड रेंट आ जाता है। देन यू कंपेयर इट विद द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वो आपका क्या होता है? दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड्स के हिसाब से वैल्यू। फेयर रेंट क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टी सेम लोकेलिटी में। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? रेंट कंट्रोल एक्ट के बेसिस पर। और एक्चुअल रेंट क्या होता है? यहां पर हम लोगों ने बात की था एक्चुअल रेंट, यहां पर जो हम लोगों ने बात की ना एक्चुअल रेंट, ठीक है। एक्चुअल रेंट का मतलब होता है रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है बैक डेट्स, कि आपका जो किराएदार था उसे आपको पैसा देना था लेकिन वो पैसा बिना दिए भाग गया, तो ये होता है अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। तो जितना रेंट आपको मिल गया प्लस जितना रेंट आपको मिलने वाला है माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, वो जो आपका टेनेंट है वो पैसा देने से पहले भाग गया। लेकिन ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है ये आपको तभी माइनस करने को मिलेगा अगर 4 कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएंगी। ये 4 कंडीशंस कौन सी हैं और कहां लिखी हुई हैं? ये इनकम टैक्स रूल्स के रूल नंबर 4 में लिखी हुई है, ठीक है। ये 4 कंडीशंस कौन सी हैं और कहां लिखी हुई हैं? तो ये इनकम टैक्स रूल्स के रूल नंबर 4 में लिखी हुई हैं। तो अगर रूल 4 की ये चारों कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएंगी तभी अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने दिया जाएगा, अदरवाइज अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस नहीं करने दिया जाएगा। वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन है दैट टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। सबसे पहली कंडीशन है टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड का मतलब है कि जो आपका टेनेंट था वो अपनी मर्जी से आपके घर में रह रहा था, आपने कोई जोर जबरदस्ती करके उसको अपने घर पे नहीं रोका था। दूसरा है टेनेंट शुड हैव वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि आपका वो जो किराएदार है वो आपके मकान में रह रहा है और आप बोल रहे हो कि यार ये तो पैसा ही नहीं दे रहा है तो चलो मैं अनरियलाइज्ड रेंट बोलिए इसका डिडक्शन ले लेता हूं। ऐसा नहीं अलाउ होगा। टेनेंट अगर आपकी प्रॉपर्टी छोड़कर जा चुका है, बिना पैसे दिए चला गया है, तभी आप अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन करोगे, अदरवाइज आप अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन नहीं करोगे। तीसरी चीज, टेनेंट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। जो आपका किराएदार है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप ही की किसी और प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और फिर आप बोलो यार इस वाली प्रॉपर्टी का तो रेंट नहीं दिया, मैं नहीं मानूंगा, और आपने अनरियलाइज्ड रेंट करके इसका रिडक्शन क्लेम कर लिया। ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम्हारी तो दूसरी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की हुई है ना, उसने दे देगा वो रेंट, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और चौथी कंडीशन है रीजनेबल स्टेप्स शुड हैव बीन टेकन बाय द ओनर टू रिकवर द अनरियलाइज्ड रेंट।
कि जो ओनर है उसने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं अनरियलाइज्ड रेंट की पूरी रिकवरी के लिए। ठीक है, ओनर ने अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी के लिए रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं। अगर ये चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं जो कि रूल 4 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स में मेंशन्ड है, तभी आपको यहां पर अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन दिया जाता है, अदरवाइज आपको अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट क्या हो गया? रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट एक तरह से बैड डेट हो गया कि जब आपका टेनेंट बिना रेंट दिए चला जाता है तो उसको अनरियलाइज्ड रेंट बोलते हैं। और अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन आपको तभी मिलता है, जैसे यहां पर माइनस हो रहा है ना अनरियलाइज्ड रेंट, तो अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन आपको तभी मिलता है अगर रूल 4 की 4 कंडीशन सैटिस्फाइड होती हैं। कौन कौन सी 4 कंडीशन? ये 4 कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती हैं, तभी अनरियलाइज्ड रेंट का आपको रिडक्शन मिलता है। डन? ऑलराइट, तो अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्मेट निकल कर आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का, जो फाइनल फॉर्मेट निकल कर आया वो क्या निकल कर आया कि आप सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू देखोगे। ठीक है, आप सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू देखोगे, फिर आप उसके फेयर रेंट से उसका कंपैरिजन करोगे, फिर इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा आप उसको लिखोगे, फिर आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे, फिर इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा, और फिर आप लिखोगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल का मतलब हो जाता है रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, और उसके बाद आती है आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इन दोनों का जो भी हायर होता है वो। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई तो उसके बाद तो हम लोगों को पता ही है म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू आती है। नेट एनुअल वैल्यू में से सेक्शन 24 के दो रिडक्शंस को माइनस किया जाता है। 24A का रिडक्शन होता है 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू, और 24B का रिडक्शन हो जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। इन दोनों डिडक्शंस को माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना। कई बार क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्सेस का अमाउंट नहीं मेंशन होता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर म्युनिसिपल टैक्सेस का अमाउंट मेंशन नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में यह लिखा रहता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस आर पेड एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस आर पेड एट द रेट ऑफ 10%। तो ये जो 10% है ये आप कौन सी वाली वैल्यू का 10% करोगे? क्या ये आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू का 10% करोगे? बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं और उसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। म्युनिसिपल टैक्सेस को हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर ही लगाना पड़ेगा। तो अगर म्युनिसिपल वैल्यू सपोज 4 लाख रुपए है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आर 10%, तो फिर 10% ऑफ 4 लाख रुपए यानी म्युनिसिपल टैक्सेस की वैल्यू आ जाएगी 40,000 रुपीज। फटाफट से वीडियो को आप लोग लाइक कर दो अगर आप लोगों को अभी तक की चीजें समझ में आ रही हैं तो। ठीक है, वर्किंग नोट 1, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, इसको आप लोग देख सकते हो, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, तो हमारे पास आ जाती है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास यहां पर क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसको आप लोग अपने आप से कर सकते हो, सेल्फ स्टडी बुक का है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी आप लोग अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दो क्वेश्चंस है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग अपने आप से कर सकते हो। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकाली जाती है उसकी आपके पास अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं आगे। हम लोगों ने बात की कि सर नेट एनुअल वैल्यू में से 2 डिडक्शंस अलाउ होते हैं। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू में से 2 डिडक्शंस अलाउ होते हैं। दो कौन कौन से डिडक्शंस अलाउ होते हैं? एक तो सेक्शन 24A का डिडक्शन अलाउ होता है व्हिच इज बेसिकली 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू अगर सपोज मेरी 10 लाख रुपीस आई तो उसका 30% यानी 3 लाख रुपीस का मुझे फ्लैट डिडक्शन मिलेगा, चाहे मैंने कोई खर्चा किया हो चाहे मैंने कोई खर्चा ना किया हो। और अगर किसी भी अगर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर्स के लिए या रिन्यूअल्स के लिए मैंने कोई लोन लिया था तो उस लोन पर जो भी मैं इंटरेस्ट पे करूंगा उस इंटरेस्ट का भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन कितने अमाउंट तक का मुझे डिडक्शन मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी अब हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो देखो, सबसे पहली बात यह हो गया कि इफ द लोन इज टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, if the loan is taken for purchase, construction, repair और renovation of the house property, तभी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन अलाउ होता है। दूसरा पॉइंट, लोन में भी टेकन, लोन आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, लोन आप कहीं से भी ले सकते हो, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फ्रेंड से, फैमिली से, कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने लोन किसी फॉरेन पर्सन से लिया है, ठीक है, अगर आपने लोन किसी नॉन रेजिडेंट से लिया है या किसी इंटरनेशनल बैंक से लिया है तो आप उसको इंटरेस्ट पे करोगे, क्या आपको उसका भी रिडक्शन अलाउ होगा? हाँ, लेकिन तभी जब आपने उस पर टीडीएस काटा होगा। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरीज के बारे में बात की थी, तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में हम लोगों ने टीडीएस के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपने किसी बाहर वाले इंसान से लोन लिया तो उस पर जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका रिडक्शन आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन उसका इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने उस पर टीडीएस काटा होगा। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। मतलब अगर आपने इंटरेस्ट, सपोज 4 लाख रुपीस का इंटरेस्ट था, ठीक है, सपोज 4 लाख रुपीस का इंटरेस्ट था, आपने इंटरेस्ट को पे नहीं किया, लेकिन इस साल का प्रीवियस ईयर 25-26 का जो इंटरेस्ट था वो 4 लाख रुपीस का था, बस आपने उसको पे नहीं किया, तो बिना पे किए हुए भी क्या आपको उसका रिडक्शन मिल जाएगा? द आंसर इज यस। यहां पर बात एकदम कॉन्ट्रडिक्ट करती है विद द म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस जिसका रिडक्शन हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेते हैं, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस का रिडक्शन आपको तभी मिलता है जब आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस को पे किया होगा। अगर आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस को पे नहीं किया है तो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू से उसका रिडक्शन नहीं मिलता। और एक दूसरी भी चीज थी म्यूनिसिपल टैक्सेस में कि म्यूनिसिपल टैक्सेस का रिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप खुद म्यूनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट करोगे। अगर मान लो आपने अपने टेनेंट से ही बोल दिया कि भाई म्यूनिसिपल टैक्सेस तू ही पे कर दे, तो आपको उसका कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस से रिलेटेड दो चीजों के बारे में अभी मैंने आपको बताया। दो कौन सी चीजें थी? सबसे पहली चीज तो कि म्यूनिसिपल टैक्सेस का रिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगा, ड्यू बेसिस पर नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, म्यूनिसिपल टैक्सेस का रिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर ओनर म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करेगा। टेनेंट ने अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए तो उसका रिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि लोन आप परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रिनोवेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए ले सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन आपको तब भी मिल जाएगा चाहे लोन आपने किसी से भी लिया हो, लेकिन अगर आपने लोन किसी फॉरेन पर्सन से लिया है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन तभी मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन तभी मिलेगा अगर आपने इंटरेस्ट पर टीडीएस काटा हुआ होगा। तो अगर आपने टीडीएस नहीं काटा होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पर मिल जाता है, चाहे आपने पे किया हो चाहे आपने नहीं पे किया हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिल जाएगा। आगे देखते हैं, कभी कभी जब आप इंटरेस्ट को टाइमली पे नहीं करते हो तो जहां से भी आपने लोन लिया होता है वो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस इंटरेस्ट के ऊपर एक पेनल्टी लगा देता है। क्या आपको इस पेनल्टी का भी डिडक्शन मिल जाएगा? इस पेनल्टी को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है पीनल इंटरेस्ट। तो क्या आपको इस पीनल इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिल जाएगा? द आंसर इज नो, right? So sometimes when the interest is not paid in a timely manner and additional interest is levied on the outstanding amount of the interest, this additional interest is known as penal interest. It is to be noted that such penal interest is not allowed as deduction. ठीक है, penal interest का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोज आपने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया और लोन का इंटरेस्ट था 10%, आपको 2 दिन बाद पता चला यार एसबीआई से लोन मिल रहा है 8% के रेट पर। तो अगर आपने सपोज 10 लाख रुपीस का लोन आईसीआईसीआई बैंक से लिया था, ठीक है, मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए, फिर आपने सोचा कि यार मैं ना 10 लाख रुपीस का लोन एसबीआई से ले लेता हूं। आपने 10 लाख रुपीस का लोन एसबीआई से लिया क्योंकि वो 8% पे मिल रहा था। इस 10 लाख रुपीस को लेकर आपने आईसीआईसीआई वाला लोन चुका दिया। ठीक है, तो पहले इनिशियली आपने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया था फॉर परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। आपको फिर बाद में पता चला कि यार एसबीआई सस्ते में दे रहा है, तो आपने एसबीआई से लोन लिया और आपने एसबीआई का लोन लेकर आईसीआईसीआई वाला लोन चुका दिया। तो अब जो आप एसबीआई को 8% के रेट से इंटरेस्ट दोगे, क्या आपको उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो वाला पैसा अब मकान बनाने के लिए ही यूज होगा। लेकिन सर वो वाला पैसा तो आपने लोन के वो आईसीआईसीआई को दे दिया ना, तो आईसीआईसीआई वाला पैसा तो है ना मकान बनाने के लिए। ठीक है, इफेक्टिवली हो क्या गया भाई, पहले गलती से आईसीआईसीआई से लोन ले लिया था, तो भाई अब एसबीआई से लोन ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं एसबीआई को 8% इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो उस इंटरेस्ट का रिडक्शन मुझे मिल जाएगा। Sometimes a fresh loan is taken to pay off an earlier loan taken for the purpose of purchase, construction, or repair or renovation of the house property. Interest on this fresh loan is also allowed as deduction. ठीक है, interest on this fresh loan is also allowed as deduction. उसके बाद लोन कैन बी टेकन फ्रॉम अ पर्सन लिविंग आउटसाइड इंडिया। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके कि अगर इंडिया के बाहर से कहीं से आपने लोन लिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट जो भी आप पे करोगे उसका रिडक्शन तभी मिलेगा अगर आपने उस पर टीडीएस काटा होगा। तो टीडीएस नहीं काटा तो इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब टीडीएस वाली बात हमारी यहां पर हो गई है। अब देखो इंटरेस्ट और लोन का कितने रुपए तक आपको रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट और लोन का कितने रुपए तक का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। तो देखो इट्स वेरी सिंपल। अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब आपने प्रॉपर्टी को किराए पर दिया हुआ है, तो फिर आपको अनलिमिटेड इंटरेस्ट ऑन डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपने 1 करोड़ रुपए का भी अगर इंटरेस्ट दिया होगा तो आपको उसका भी रिडक्शन मिल जाएगा, बशर्ते प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए। ठीक है, बशर्ते प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये लेट आउट प्रॉपर्टी में अनलिमिटेड अमाउंट का इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन आपको ओल्ड स्कीम में भी मिल जाएगा, न्यू स्कीम में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो न्यू स्कीम में इंटरेस्ट और लोन का 1 पैसे का भी रिडक्शन नहीं मिलता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन आपको 1 पैसे का भी नहीं मिलता है अंडर द न्यू स्कीम। लेकिन अंडर द ओल्ड स्कीम आपको इसका रिडक्शन मिलता है, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट के दायरे में रहकर मिलता है। ठीक है, ओल्ड स्कीम में इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आपको रिडक्शन मिलता है, लेकिन एक लिमिट के दायरे में रहकर मिलता है।
क्या लिमिट है कि भाई या तो 2 लाख रुपए तक का रिडक्शन मिलता है या तो 30,000 रुपए तक का रिडक्शन मिलता है। ठीक है, देखो या तो 2 लाख रुपए तक का रिडक्शन मिलता है या फिर 30,000 रुपए तक का रिडक्शन मिलता है। तो सर ये 2 लाख रुपए वाले रिडक्शन के लिए क्या करना पड़ता है? 3 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए का अगर आपको डिडक्शन लेना है तो आपको 3 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी 3 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी? सबसे पहली कंडीशन है कि लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हुआ होना चाहिए। लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हुआ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ होना चाहिए। मतलब रिपेयर्स या रेनोवेशन के लिए अगर आपने लोन लिया तो फिर आपने जो भी इंटरेस्ट पे करोगे आप उस पर, उसके आपको 30,000 रुपीज तक का ही रिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 लाख रुपीस के इंटरेस्ट ऑन लोन के रिडक्शन के लिए ये 3 कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। सबसे पहला, लोन शुड हैव बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। दूसरा, लोन शुड हैव बीन टेकन फॉर द परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरा, अगर लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो जिस साल आपने लोन लिया उसके 5 साल के अंदर अंदर लोन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, लोन का मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपने लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, अगर आपने लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो जिस साल आपने लोन लिया उसके अगले 5 साल के अंदर अंदर मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती हैं तब तो 2 लाख रुपए तक का रिडक्शन मिलता है, अदरवाइज 30,000 रुपए तक का रिडक्शन मिलता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हो। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एलिजिबल है 2 लाख रुपए के रिडक्शन के लिए और दूसरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एलिजिबल है 30,000 रुपए के रिडक्शन के लिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर तब तो टोटल रिडक्शन दोनों हाउस प्रॉपर्टीज का मिलाकर 2,30,000 रुपए का हो जाएगा। द आंसर इज नो। दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। ऑलराइट, अच्छा अगर मकान के लिए आपने कुछ और एक्सपेंसेस किए तो क्या आपको उसका भी कोई रिडक्शन मिलेगा? तो द आंसर इज नो, उसका कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू में से आपको 30% का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यह माना जाता है कि उसी 30% के स्टैंडर्ड डिडक्शन में बाकी सारे खर्चे भी कवर हो गए। अगर उससे ज्यादा का खर्चा हुआ तो आप अपने आप से बेयर करो, उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। डन। तो नेट एनुअल वैल्यू में से कौन कौन से डिडक्शंस अलाउ हो जाते हैं? अगर हम लोग न्यू स्कीम के बारे में बात करें तो लेट आउट या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी अगर होती है तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन लोन का फुल्ली अलाउड हो जाता है, कोई इसमें लिमिट वगैरह नहीं होती है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में देखो नेट एनुअल वैल्यू तो निल आ गई, नेट एनुअल वैल्यू अगर निल आ गई तो 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निल हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई रिडक्शन अलाउ होता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ओल्ड स्कीम है तो कौन कौन सा आपको रिडक्शन मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नेट एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कुछ नहीं ही मिलेगा क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू ही निल आ जाती है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको कितना रिडक्शन मिलेगा? तो देखो अगर लोन आपने रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है तो मैक्सिमम 30,000 रुपए तक का रिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने लोन एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है, ठीक है, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द कैपिटल वाज बोरोड प्लस सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल, अगर ये मिल चुका है तो फिर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज 30,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अपने आप से कर सकते हो। अब आओ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर देखते हैं एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बड़े बड़े क्वेश्चंस में एक छोटा सा पार्ट बनकर आता है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में एक छोटा सा पार्ट बनकर आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट या फिर प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि मैंने सपोज लोन ले लिया इन द प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है, कई बार ऐसा होता है मैंने लोन ले लिया इन द प्रीवियस ईयर 23-24, अब मैं उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मैंने 23-24 में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर 23-24 में ही कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन मेरा जाकर कंप्लीट हुआ है 25-26 में। तो मुझे आप एक बात बताओ, जो प्रीवियस ईयर 23-24 और 24-25 में मैंने इंटरेस्ट पे किया है, क्या उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो तब अराइज होगी ना जब मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी होगी। अभी तो मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, मैंने तो 23-24 में लोन ले लिया था, इस लोन वाले पैसे को यूज करके मैं मकान कंस्ट्रक्ट करवा रहा था और कंस्ट्रक्शन 25-26 में जाकर कंप्लीट हुआ। तो 23-24 में मैंने जो इंटरेस्ट पे किया उसका मुझे कोई रिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिल सकता।
24-25 में जो मैंने इंटरेस्ट पे किया उसका रिडक्शन मुझे कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिल सकता, लेकिन 25-26 में जो मैंने इंटरेस्ट पे किया क्या उसका डिडक्शन मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड के अंदर मिल सकता है? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। क्यों? क्योंकि 25-26 में मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी आकर कंप्लीट हो चुकी है। अब भले ही वो 2 महीने बाद आई हो, मतलब 25-26 विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, राइट? तो हो सकता है वो 1 मई को आई हो सकता है वो 1 जून को आई हो सकता है वो 1 जुलाई को आई हो सकता है वो 1 फरवरी 26 को आई हो सकता है वो 1 मार्च 2026 को आई हो, लेकिन 25-26 में जितना भी मैंने इंटरेस्ट पे किया क्या उसका डिडक्शन क्लेम करने के लिए आई हैव अ हाउस प्रॉपर्टी? यस। एंड इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट, तो इज देयर एनी लिमिट टू व्हिच आई कैन टेक द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? नो। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तब तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन लेने की मेरे पास कोई लिमिट भी नहीं है। तो सरकार कहती है कि जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, चाहे वो साल में कभी भी कंप्लीट हुआ हो, उस साल से पहले जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया उस इंटरेस्ट को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बोलेंगे। उस इंटरेस्ट को प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट बोलेंगे, और वो आपको हर साल 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखो, मिस्टर हरी ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया ऑन 1 दिसंबर 2022 ऑफ 12 लाख रुपीस एट 10%। ठीक है, तो कब लोन लिया? प्रीवियस ईयर 22-23 में लोन लिया। ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 में लोन लिया। 22-23 में इसने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा? 12 लाख का 10%। कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए, क्योंकि 1 दिसंबर को लोन लिया। तो इसने 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया इन द प्रीवियस ईयर 22-23। कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड ऑन 14 फरवरी 2026। ध्यान से मेरी बात सुनना, कंस्ट्रक्शन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ? कंस्ट्रक्शन प्रीवियस ईयर 25-26 में कंप्लीट हुआ। इवन दो द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 14 फरवरी 2026, इट डजंट मैटर। व्हाई? क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गया ना इन द प्रीवियस ईयर 25-26। तो यू कीप इट सिंपल। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक का माना जाएगा? यहां कई सारे लोगों को लगेगा कि सर 13 फरवरी 2026 तक के पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानो। द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा ओनली टिल 31 मार्च 2025, क्योंकि प्रीवियस ईयर 25-26 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो उस साल से पहले तक के सारे सालों का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा। ठीक है, तो 22-23 में कितना इंटरेस्ट पे किया? इतना इंटरेस्ट पे किया। 23-24 में कितना इंटरेस्ट पे किया? इतना इंटरेस्ट पे किया। 24-25 में कितना इंटरेस्ट पे किया? इतना इंटरेस्ट पे किया। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपने 2,80,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया। नाउ यू डिवाइडेड बाई 5 एंड यू विल गेट व्हाट? 2,80,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 5। 2,80,000 rupees divided by 5, you will get what? 56,000 rupees. So you will get a deduction of 56,000 rupees in the previous year 25-26. That is the first year in which the construction got completed. You will get a deduction of 56,000 rupees in the previous year 26-27. मतलब आपको ये 56,000 रुपए का जो डिडक्शन है वो 25-26 में भी मिलेगा, 26-27 में भी मिलेगा, 27-28 में भी मिलेगा, 28-29 में भी मिलेगा और 29-30 में भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 56,000 रुपीज का रिडक्शन आपको यहां और यहां मिलेगा। तो 56,000 इंटू 5 ये आ गया 2,80,000 रुपीज। तो आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का भी रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन एक ही साल में नहीं मिलेगा, आपको 5 अलग अलग सालों में मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने 25-26 में कुछ इंटरेस्ट पे किया तो उसका रिडक्शन भी आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल 25-26 में भी आपने 1,20,000 रुपीज का रिडक्शन मतलब इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, सपोज प्रीवियस ईयर 25-26 में आपने 1,20,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया, तो 1,20,000 रुपीज का आपको रिडक्शन मिलेगा प्लस 56,000 रुपीज, यानी 1,76,000 रुपीज का रिडक्शन आपको मिल जाएगा इन द प्रीवियस ईयर 25-26। ठीक है, 1,76,000 रुपीज का रिडक्शन आपको मिल जाएगा इन द प्रीवियस ईयर 25-26। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है, और अगर आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में कर दो निश्चय और वीडियो को आप लोग कर देंगे लाइक। ठीक है, फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट से रिलेटेड यहां पर काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। और उसके बाद हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंसी। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंसी। तो कई बार क्या होता है, अच्छा एक बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वी स्टार्ट विद द म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, वी कंपेयर इट विद फेयर रेंट, वी टेक व्हिचएवर इज हायर।
राइट, देन वी कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड रेंट, देन वी टेक विच एवर इज लोअर और उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, एंड देन वी कंपेयर इट विद द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, और उनमें से जो भी हायर होता है वो हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है। उसके आगे वाली चीज को अभी 2 मिनट के लिए रोकते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ रही है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ रही है एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, दिस इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यस, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, दिस इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है ये तो पूरे साल की आ रही है, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू हमने पूरे साल भर की ली, फेयर रेंट हमने पूरे साल भर का लिया, स्टैंडर्ड रेंट हमने पूरे साल भर का लिया, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट भी पूरे साल भर का आएगा। मान लो हमारे मकान में 3 महीने के लिए वैकेंसी पड़ी हुई थी, तो मान लो हमारे मकान में 3 महीने के लिए वैकेंसी थी, तो मुझे जो रेंट मिलेगा वो तो 9 महीने का ही मिलेगा। मुझे जो रेंट मिलेगा वो तो 9 महीने का ही मिलेगा। ध्यान से अभी मेरी बात सुनना। सपोज एक्सपेक्टेड रेंट आया 3 लाख रुपए का, सपोज एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 3 लाख रुपए का, ठीक है। मैं रेंट ले रहा था 30,000 रुपीज का और 3 महीने के लिए वैकेंसी थी, 3 महीने के लिए वैकेंसी थी। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। तो मेरे पास जो एक्चुअल रेंट आएगा वो कितना आएगा? 30,000 रुपीज इंटू 9 यानी 2,70,000 रुपीज। यस और नो? 3 महीने के लिए मकान मेरा खाली पड़ा था, मतलब 9 महीने के लिए मेरा मकान ऑक्यूपाइड था, तो 30,000 रुपीज इंटू 9 यानी 2,70,000 रुपीज की मेरी एक्चुअल रेंट हुआ। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? एक्सपेक्टेड रेंट है 3 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड रेंट है 3 लाख रुपए। अब लॉ मेकर्स क्या बोलेंगे? लॉ मेकर्स बोलेंगे भाई जो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है? दैट इज हायर ऑफ एक्चुअल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरी कितनी मान ली जाएगी? मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3 लाख रुपए मान ली जाएगी। बट ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3 लाख रुपए मान ली जाएगी, लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेरा मकान 3 महीने के लिए खाली पड़ा हुआ था। अगर मेरा मकान 3 महीने के लिए खाली नहीं पड़ा रहता तो इन 3 महीनों में मुझे कितना रेंट आता? 30,000 रुपीज इंटू 3, 30,000 रुपीज इंटू 3 यानी 90,000 रुपीज का मेरे पास रेंट आ जाता, ठीक है। तो मेरे पास टोटल एक्चुअल रेंट कितना होता? 270 ये और 90,000 ये, तो मेरे पास क्या टोटल रेंट 3,60,000 रुपीज होता। तो मैं सरकार से कहूंगा कि सर मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मेरा रेंट 3,60,000 रुपीज होता, और मैं तो खुद डिक्लेयर कर रहा हूं कि भाई 3,60,000 रुपीज, मैं तो खुद डिक्लेयर करने के लिए तैयार हूं 3,60,000 रुपीज। बट जस्ट बिकॉज मेरा मकान 3 महीने के लिए वेकेंट पड़ा हुआ था इसलिए मुझे एक्चुअल मिला ही 2,70,000 रुपीज है। क्या मेरे मन में कोई चोरी है? नहीं, मेरे मन में कोई चोरी नहीं है। तो लॉ मेकर्स कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर आपका एक्चुअल रेंट मतलब जितना मिला है प्लस वेकेंसी रेंट मतलब जितना वेकेंसी पीरियड पर मिल सकता था, अगर ये एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर एक्चुअल रेंट या वेकेंसी, एक्चुअल रेंट और वेकेंसी रेंट ये दोनों मिलाकर अगर एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, मतलब मेरे मन में कोई चोरी नहीं है। ये एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट व्हिचएवर इज हायर वाली चीज सरकार ने लाई ही क्यों? क्योंकि लोग चोरी करते थे, है ना। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट व्हिचएवर इज हायर वाली चीज सरकार लाई ही क्यों? क्योंकि लोग चोरी करते थे। मैंने आपको आज ही की क्लास में बताया इसके बारे में कि क्या चोरी करते थे। तो लॉ ने कहा कि भाई अगर आपका एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या उससे ज्यादा है, मतलब हमें समझ में आ गया कि आपके मन में चोरी नहीं है। तो भाई जितना रेंट आपको मिला इसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोल दिया जाएगा, इसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोल दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम निकला, अगर एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम निकला, मतलब वैकेंसी होने के बावजूद आप एक्सपेक्टेड रेंट को मीट नहीं कर पा रहे हो, तब तो एक्सपेक्टेड रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया जाएगा, ठीक है। तब तो एक्सपेक्टेड रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग अपने आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरे पास सपोज एक मकान है जिसमें 3 बराबर बराबर कमरे हैं। एक कमरे को मैंने किराए पर दिया हुआ है, 2 कमरों में मैं खुद रह रहा हूं, ठीक है। एक कमरे को मैंने किराए पर दिया हुआ है, 2 कमरों में मैं खुद रह रहा हूं। तो अभी क्या हो गया कि पूरे मकान का 2/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया और 1/3 पोर्शन लेट आउट हो गया। तो जब हम लोग, जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, सपोज ये वाला एग्जांपल है, Prem owns a house in Madras. During the previous year 25-26, 2/3 portion of the house was self-occupied and 1/3 portion was let out for residential purposes at a rent of 8,000 rupees per month. ठीक है। Municipal value of the property is 3 lakh rupees per annum. पूरे मकान की म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपए। पूरे मकान की फेयर रेंट कितना है? 270। पूरे मकान का स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 330। ठीक है, पूरे मकान का स्टैंडर्ड रेंट क्या है? 330। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इस तरह से डिवीजन करूंगा।
कि भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन 2/3 है, लेट आउट वाला पोर्शन 1/3 है, तो भले ही म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे मकान की 3 लाख रुपए होगी, लेकिन जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो लेट आउट तो मैंने सिर्फ 1/3 किया हुआ है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द लेट आउट पोर्शन वुड बी 1/3 ऑफ 3 लाख रुपीज, दैट इज 1 लाख रुपीज। सिमिलरली जो फेयर रेंट होगा वो भी 1/3 आ जाएगा, जो स्टैंडर्ड रेंट होगा वो भी 1/3 आ जाएगा, जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वो भी ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली 1/3 आ जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल रेंट होगा क्या उसको भी 1/3 करना पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि जो टेनेंट है वो आपको उसी एक कमरे का ही तो किराया देगा, वो आपको पूरे मकान का किराया थोड़ी देगा भाई, ऑक्यूपाइंग ओनली 1 रूम। ठीक है, तो जो टेनेंट है वो आपको 1/3 ही रेंट देगा, तो एक्चुअल रेंट को आपको एज इट इज लेके चलना है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन आप कैलकुलेट करोगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा उसका 2/3 का रिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा, और ये भी तभी मिलेगा अगर आप ओल्ड स्कीम में हो तो, क्योंकि न्यू स्कीम में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको रिडक्शन मिलता ही नहीं है, और जितना भी लेट आउट पोर्शन वाला है उतना आपको रिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन का यहां पर मिल जाएगा। दैट्स इट। तो पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों के पास आता है वो आता है पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज। अगेन अगर आप लोग चाहते हो कि सर ये आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराओ तो आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड बैच का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एग्जाम ओरिएंटेड बैच के जितने भी डेमो लेक्चर्स हैं, इनफैक्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के भी डेमो लेक्चर्स हम लोगों ने किए हुए हैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। ठीक है, और क्योंकि ये मतलब पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जाम ओरिएंटेड बैच वाला हम लोगों ने किया हुआ है, वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि वो डेमो लेक्चर्स के अंदर ही आ गया, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहीं से कर सकते हो, क्योंकि वो फास्ट ट्रैक वाले जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डन। तो पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज। टाइम वाइज पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, साल में 12 महीने होते हैं, मैंने 8 महीनों के लिए तो प्रॉपर्टी खुद ऑक्यूपाई की और 4 महीनों के लिए मैंने प्रॉपर्टी को दे दिया किराए पर। ठीक है, 8 महीनों के लिए मैंने प्रॉपर्टी खुद ऑक्यूपाई की और 4 महीनों के लिए मैंने प्रॉपर्टी को दे दिया किराए पर। अब ऐसे केस में लॉ बड़ा सिंपल सा है। लॉ कहता है कि देखो, अगर आपने साल भर में एक भी दिन के लिए प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है तो हम मान लेंगे पूरे साल भर के लिए प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट किया है, कोई वेकेंसी नहीं होगी यहां पर, यहां कोई वेकेंसी नहीं होगी। यहां जो 4 महीने का रेंट आपको मिला है वही आपका एक्चुअल रेंट होगा, और अगर एक्सपेक्टेड रेंट उससे ज्यादा रहे तो वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने अपने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है टाइम वाइज, अगर आपने उसको टाइम वाइज लेट आउट किया है, टाइम वाइज का मतलब क्या हो गया कि साल के 12 महीनों में से 8 महीने मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई किया, 4 महीने के लिए मैंने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, तो दिस इज नॉट अ केस ऑफ वेकेंसी। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे तो 4 ही महीने का रेंट मिला, 8 महीने तो मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था। नहीं, 8 महीने आप खुद ऑक्यूपाई कर रहे थे मकान को। ठीक है, 8 महीने आपने मकान को खुद ऑक्यूपाई किया, तो दिस इज नॉट अ केस ऑफ वेकेंसी। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपके दिमाग में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। डन। तो आप लोगों को ये हो जाता है टाइम वाइज, तो पार्टली लेट आउट वैल्यू, पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी टाइम वाइज, इसमें तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, और जो अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो ये आ जाता है व्हेन असेसी ओन्स मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक। अगर ये सेशन आप लोगों को यूजफुल लग रहा है तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। देखो अभी यहां पर क्या हुआ, अगर आप 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को ऑक्यूपाई करते हो, ठीक है, आपके पास 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज है और वो सारी की सारी हाउस प्रॉपर्टीज जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो फिर क्या होता है, किन्हीं भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को, किन्हीं भी 2 हाउस प्रॉपर्टीज को आप मान सकते हो कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब उनकी नेट एनुअल वैल्यू को आप निल मान सकते हो, और जो बची हुई प्रॉपर्टी होगी उसको आपका डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा, और डीम्ड लेट आउट मानकर उसकी इनकम कंप्यूट की जाएगी और उसके बेसिस पर टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, तो अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बेसिस पर मैं आपको समझाता हूं ये कि गणेश हैज 3 हाउसेस ऑल ऑफ व्हिच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। गणेश के पास 3 हाउसेस हैं और तीनों की तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 आर एज अंडर। तीनों हाउस प्रॉपर्टीज के जो अलग अलग पर्टिकुलर्स हैं वो आपको यहां पर दिए हुए हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन या परचेज, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कंप्यूट गणेश's इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 एंड सजेस्ट व्हिच हाउसेस शुड बी ऑप्टेड बाय गणेश टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट हिज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया है कि बताओ ये 3 मकान है गणेश के पास। ठीक है,
गणेश के पास ये 3 मकान हैं, इन तीनों मकानों में से कौन से 2 मकानों को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाना चाहिए और कौन से एक मकान को लेट आउट माना जाना चाहिए। अब इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप सबसे पहले तीनों हाउस प्रॉपर्टीज को लेट आउट मानकर उनकी इनकम कंप्यूट कर दो। सर ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तीनों हाउस प्रॉपर्टीज को लेट आउट मानकर उनकी इनकम कंप्यूट कर दी। ये इस तरह से हो सकता है कि तीनों की म्यूनिसिपल वैल्यू आ गई, फेयर रेंट आ गई, स्टैंडर्ड रेंट आ गया, सब कुछ आ गया, ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्चुअल में तो कोई रेंट मिला नहीं है क्योंकि तीनों प्रॉपर्टीज वाकई में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 0 0 0 कर दिया और ये आ गई आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बेसिकली जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। फाइनली, इतनी देर से ये कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा था कि भाई डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी होगी तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। अभी समझ में आ रहा है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल सिंपली बी द एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रेंट में से वही म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह सारा डिडक्शन, और फिर ये आपके पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन ये तीनों हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई ये मानते हुए कि ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज लेट आउट है। अब आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करना पड़ेगा कि आपको इन 3 हाउस प्रॉपर्टी में से कोई भी 2 हाउस प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना होगा और एक हाउस प्रॉपर्टी को आपको लेट आउट मानना होगा। तो अगर 3 में से 2 हाउस प्रॉपर्टीज मुझे सेलेक्ट करनी है तो इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट 2 हाउस प्रॉपर्टीज आउट ऑफ दीज 3 हाउस प्रॉपर्टीज? आई कैन सेलेक्ट देम इन 3C2 वेज, ठीक है। आई कैन सेलेक्ट देम इन 3C2 वेज। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे हमारे पास? 3C2 क्या हो जाता है? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, या फिर 3C1 हो जाएगा। तो 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे मेरे पास, ठीक है। मेरे पास 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो 3 हाउस प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टीज के कॉम्बिनेशंस बनाने। टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे? मेरे पास टोटल 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ओके, एक कॉम्बिनेशन बनेगा HP1 HP2 का, एक कॉम्बिनेशन बनेगा HP2 HP3 का, एक कॉम्बिनेशन बनेगा HP1 HP3 का। मतलब आप एक बार मानो कि HP1 HP2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, HP3 लेट आउट है। फिर दूसरा मानो HP1 HP3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, HP2 लेट आउट है। फिर तीसरा मानो HP2 HP3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और HP1 लेट आउट है, ठीक है। इस तरह से मान के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये आप पहले डिफॉल्ट स्कीम में करोगे। डिफॉल्ट स्कीम में तो ऑप्शन 1 हाउस प्रॉपर्टी 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 डीम लेट आउट। ऑप्शन 2 हाउस प्रॉपर्टी 1 और 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 डीम लेट आउट। ऑप्शन 3 हाउस प्रॉपर्टी 2 एंड 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 डीम लेट आउट। और उसके बेसिस पर आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी होगी। ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का हुआ। और अब ये ओल्ड स्कीम में भी ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आपको करने होंगे। और फिर जिनमें से भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिनिमम आएगी, वो वाला ऑप्शन आप एसएससी को सजेस्ट कर दोगे। डन। तो इसका जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग अपने आप से देख लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप यानी जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप का सिंपल सा मतलब होता है अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग एक हाउस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं तो उसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप, राइट। अब ऐसे केस में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह आ जाती है कि आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐसे निकालनी होती है मानो कि कोई को ओनर नहीं है, मानो कि सिर्फ एक ही ओनर है, ठीक है। अगर मान लो किसी हाउस प्रॉपर्टी के 2 ओनर्स है और दोनों की ओनरशिप 50-50% है, ठीक है। 50% है दोनों की ओनरशिप। तो आप उस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसे निकालो एज इफ देयर इज ओनली 1 ओनर, ठीक है। सपोज हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल कर आई 5 लाख रुपीस। अब 2 ओनर्स है, दोनों का 50-50% शेयर है, तो 250 एक ओनर की इनकम हो जाएगी, 250 दूसरे इनकम की ओनर हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन अब यहां पर जो मजेदार बात है वो पता है क्या है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में ओल्ड स्कीम में इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन कितना मिलता है? या तो 2 लाख रुपए मिलेगा या तो 30,000 रुपए मिलेगा। यहां पर नंबर ऑफ को ओनर्स का आपको रिडक्शन मिलता है। मतलब मान लो मैं और मेरी वाइफ मिलकर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ओन करते हैं, ठीक है। मैं और मेरी वाइफ मिलकर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन हम लोगों को 2 लाख रुपए का नहीं 4 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। 2 लाख मेरा, 2 लाख मेरी वाइफ का। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है जो आगे चलकर टैक्स प्लानिंग में आपके काम आ सकता है, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, आएगा वो आएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट। तो इट्स वेरी सिंपल। कई बार ऐसा होता है पुराने सालों का रेंट आपको इस साल मिल जाता है, तो जिस साल भी आपको रेंट का एरियर्स मिलेगा उस साल वो टैक्सेबल होगा और उसमें से आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। सिंपल।
नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कॉम्पोजिट रेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉम्पोजिट रेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्सेसरीज, कुछ ना कुछ फर्नीचर भी दे रहे हो। ठीक है, ये बेसिकली फर्निश्ड अकोमोडेशन अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो उस पर जो भी आप रेंट ले रहे हो उसको देखना पड़ेगा कि क्या ये जो अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट जो है ये आपका बाइफरकेट किया जा सकता है, ये सेपरेट किया जा सकता है कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए इतना रेंट ले रहे हैं, फर्नीचर फिक्सचर्स के लिए इतना रेंट ले रहे हैं। अगर हाँ, तो हाउस प्रॉपर्टी वाला जो भी रेंट आप ले रहे हो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाता है, और फर्नीचर फिक्सचर्स के लिए जो भी आप रेंट ले रहे हो वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, वो या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा या तो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अग्रीमेंट सेपरेबल ही नहीं होता है, अग्रीमेंट को आप तोड़ ही नहीं सकते हो, तो अगर अग्रीमेंट को आप तोड़ नहीं सकते हो तो द एंटायर रेंट विल बी टैक्सेबल या तो अंडर पीजीबीपी या फिर अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑलराइट, कॉम्पोजिट रेंट से रिलेटेड हम लोग यहां पर बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अग्रीमेंट अगर सेपरेबल है तो फिर हाउस प्रॉपर्टी वाले जो भी रेंट होगा वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, और जो अदर एसेट्स वाला रेंट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है तो जितना भी रेंट मिलेगा वो पूरा का पूरा पीजीबीपी या फिर आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है जहां पर प्रॉपर्टी को रेंट पर देना पॉसिबल ही नहीं होता विदाउट एनी फर्नीचर फिक्सचर। जैसे होटल हो गया, ठीक है, जैसे अब होटल हो गया, तो क्या आप होटल में ऐसा कोई कमरा इमेजिन कर सकते हो जहां पर फर्नीचर नहीं हो? नहीं। तो होटल्स के केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई वो रूम दे विदाउट एनी एक्सेसरीज, राइट? तो ऐसे केस में जो पूरा का पूरा रेंटल इनकम आती है वो या तो आईएफओएस या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, देन वी हैव हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। मतलब अगर कोई बिल्डर होता है, ठीक है, सपोज मेरा काम ही है मैं हाउस प्रॉपर्टीज बनाकर बेचता हूं, ठीक है, अब मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी बन के पड़ी हुई है, वो बिक रही नहीं है, ठीक है, तो देखो क्या हो गया, अगर मैं बनाकर बेचूंगा तो फिर मेरे लिए जो भी इनकम आएगी वो तो पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। लेकिन अगर मैं हाउस प्रॉपर्टीज को बनाकर उनको किराए पर दूंगा तो मेरे लिए जो इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही हो जाएगी। ठीक है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही हो जाएगी। जिस साल मैंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, अगर उस साल के एंड से 2 साल तक हाउस प्रॉपर्टी को ना मैं बेच पाया ना ही किराए पर दे पाया, तो तीसरे साल से उसको डीम लेट आउट मान लिया जाएगा और उस पर इनकम कंप्यूट कर ली जाएगी। लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है वो आता है सेक्शन 27 का, जहां पर डीम्ड ओनरशिप के बारे में हम लोग बात करते हैं। डीम्ड ओनरशिप क्या होता है सर? डीम्ड ओनरशिप का मतलब होता है कि भले ही आप उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर नहीं हो, आपने किसी और को लीगल ओनर बना दिया, लेकिन फिर भी आपको ही डीम्ड ओनर कहा जाएगा। ठीक है, आपको ही डीम्ड ओनर कहा जाएगा। अब इसके हम लोग कुछ देखते हैं। सबसे पहली चीज होती है जब भी आप अपने स्पाउस को ट्रांसफर करते हो हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, अगर आपने अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, जस्ट टू इवेड द टैक्सेस और जस्ट टू पास ऑन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, तो आप ही को डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक है, आप ही को डीम्ड ओनर माना जाएगा और आप ही के हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी। लेकिन हाँ, अगर मान लो हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है और ये होता है कि अब हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहेंगे, और ऐसे में हस्बैंड ने अगर वाइफ को या फिर वाइफ ने अगर अपने हस्बैंड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर जो ट्रांसफरी है, मतलब जिसको प्रॉपर्टी मिली है, उसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक है, उसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा। सिमिलरली अगर कोई इंसान अपने माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, अगर कोई इंसान अपने माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो भी डीम्ड ओनर वही माना जाएगा जिसने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है। लेकिन अगर वो माइनर मैरिड डॉटर है, अगर वो माइनर मैरिड डॉटर है और उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, तो माइनर मैरिड डॉटर को ही ओनर माना जाएगा, उस पर टैक्स माइनर मैरिड डॉटर ही देगी। नेक्स्ट, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। ठीक है, इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिविजिबल नहीं होती है, जो कि लीगली डिविजिबल नहीं होती है, तो जो भी उसका मेन ओनर होता है वही डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं। तो अगर आप किसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में रह रहे हो, उसके आप मेंबर हो, तो भले ही आपके नाम पर वो मकान ना हो, ओरिजिनली वो मकान ओनर के नाम पे हो, लेकिन फिर भी आप ही को उसका डीम्ड ओनर माना जाता है। Next, in case of immovable property, if the possession is acquired due to part performance of a contract. Part performance of a contract का मतलब क्या हो जाता है कि सपोज मैंने आपसे प्रॉपर्टी बेचने का प्रॉमिस किया, अब मैं आपको प्रॉपर्टी बेच तो रहा हूं, ठीक है, आपने मुझे पैसे दे दिए, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन डीड आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई है। ठीक है, आपने मुझे पैसे दे दिए, रजिस्ट्रेशन डीड आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा कि कोई बात नहीं यार, रजिस्ट्रेशन वाली फॉर्मेलिटीज तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, अभी आप एक काम करो, पैसे तो आप दे चुके हो, आप जाके मकान में रहने लग जाओ। और फिर आपने उस मकान को किराए पर दे दिया, तो जो भी किराए वाली इनकम आएगी, आप ये नहीं कह सकते कि अरे इसका लीगल ओनर तो अभी भी निशान थे, मैं तो इसका ओनर नहीं हूं। आप ही डीम्ड ओनर माने जाओगे, क्योंकि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आपको पोजेशन मिल जाए।
ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आता है, अगर आपने 12 साल से ज्यादा के लिए प्रॉपर्टी को लीज पर दिया हुआ है, अगर आपने 12 साल से ज्यादा के लिए प्रॉपर्टी को लीज किया हुआ है तो आप ही उसके डीम्ड ओनर कहलाओगे। मतलब आप अगर उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करोगे तो जो भी रेंटल इनकम आएगी वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी, इवन दो यू आर नॉट द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यू आर ओनली लीजिंग इट, लेकिन फिर भी आप ही उसके डीम्ड ओनर कहलाओगे। ठीक है। एंड विद दिस हम लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी डिस्कशन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से बता देता हूं। तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोग सिंपली मेरी वेबसाइट पर आओगे kumarnishant.com पर। जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पर आओगे आप लोग यहां पर कोर्सेज वाले सेक्शन पर आओगे। कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर यहां पर आपको सीए कोर्सेज दिख जाएंगे। यहां पर आप लोग व्यू ऑल पर क्लिक करोगे। व्यू ऑल पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहां पर फास्ट ट्रैक बैच है जो आप लोग यहां से ले सकते हो। इस फास्ट ट्रैक बैच में हम लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस, आपको 3 बुक्स हैं, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रॉपर एलएमएस, एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। जब आप ये कोर्स परचेज कर लोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद माई डैशबोर्ड पर आओगे। माई डैशबोर्ड पर आने के बाद सारे के सारे एक्टिव कोर्सेज दिखेंगे, तो यहां पर आपको ये भी दिखाई देगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हो दिस इज द एंटायर एलएमएस। ठीक है। तो जितने भी चैप्टर्स हम लोगों के हो चुके हैं, सपोज चलो मैं आपको कैपिटल गेन्स दिखा देता हूं। तो अगर कैपिटल गेन्स पर आते हैं तो हम लोगों के पास यहां पर 4 लेक्चर्स हैं। तो लेक्चर 1, 2, 3, 4 ये 4 लेक्चर्स हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद यहां पर आपको वर्कबुक मिल जाएगी। यहां पर यू हैव द एंटायर माइंड मैप। यहां पर यू हैव एमसीक्यूज एज वेल। तो 132 एमसीक्यूज यहां पर किए हुए हैं जो कि क्विज के फॉर्म में है। आप इस क्विज को यहां पर स्टार्ट कर सकते हो और क्विज के फॉर्म में आप लोग रिवाइज कर सकते हो, तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होता जाएगा। ठीक है। बाकी रेगुलर बैच भी है। तो अगर आप किसी को जानते हो जो कि मई 26, सितंबर 26 या फिर जनवरी 27 के लिए अपीयर कर रहा है, तो आप यहां पर उसको रेगुलर बैच के लिए रेकमेंड कर सकते हो। इस रिवीजन सीरीज वाले जो भी नोट्स हैं वो आपको इस टैक्सेशन के फ्री रिवीजन कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस फ्री रिवीजन कोर्स के अंदर आपको ये रिवीजन सीरीज वाले नोट्स भी मिल जाएंगे। बाकी जो बुक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर सिंपली जब कोर्सेज वाले पर आओगे तो यहां पर सीए कोर्सेज है, सीए कॉम्बो कोर्सेज है, सीए बुक्स है। बुक्स पर आप व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो आपको 3 बुक्स लेनी है। इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक लेनी है, जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक लेनी है और आपको टैक्सेशन की स्कैनर लेनी है। जब आप टैक्सेशन का स्कैनर भी लेते हो ना, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। अगर यहां पर मैंने लिया होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं, टैक्सेशन का स्कैनर अभी मैंने नहीं लिया क्योंकि स्कैनर के साथ भी आपको एलएमएस मिलता है। तो कल वाली क्लास में मैं आपको ये दिखा दूंगा कि टैक्सेशन का स्कैनर लेते हैं तो उसके एलएमएस में आपको क्या क्या मिल जाता है। ठीक है। तो ये 3 बुक्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोर्स लेना नहीं चाहते हो तो एटलीस्ट ये 3 बुक्स तो लो ही, एंड मेक श्योर कि यू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दीस 3 बुक्स। ठीक है। आई विल सी यू गाइस लेटर नाउ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को सेशन कैसा लगा। और अगर आप में से किसी ने भी मेरा रेगुलर कोर्स या फास्ट ट्रैक कोर्स लिया हुआ है तो आप लोग एक अपना ऑनेस्ट फीडबैक अगर यहां पर दे देंगे कमेंट सेक्शन में, तो जितने भी स्टूडेंट्स बाकी हैं वो आप लोगों के फीडबैक को देखकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहता है। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, अपना ध्यान रखो। सी यू लेटर। बाय बाय।